बीजेपी को भी पता है कि हरियाणा का नैरेटिव ये मनोबल के तौर पे तो चला जाएगा महाराष्ट्र में, मनोबल के तौर पे तो चला जाएगा झारखंड में, लेकिन जमीनी समीकरण को बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। और यही वजह है कि अब भाजपा की जीत, हम जीत गए, उसको लेके एक इंडी गठबंधन वाली अहंकार वाला जो उनकी दिक्कत थी वो नहीं आप लाना चाहते अपने भीतर। यही वजह है कि उनको लगता है कि हमें तो आगे चलकर गठबंधन के भरोसे रहना ही पड़ेगा। सतीश के सिंह जी, ये जो भय बिन होई न प्रीत जो दोहा है, चौपाई है रामायण की, वो चरितार्थ होता दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है। चाल चरित्र चेहरा जो चुनाव से पहले बीजेपी का बदल गया था वो फिर से बदला है। लेकिन मैं तो आपसे पहले ही कहा कि ये तात्कालिक है, ये दिल का गठबंधन नहीं है, ये तात्कालिक है। क्या है आप हमें ये बताइए, इनको फायदा भी होगा। मैं हालांकि राजनीतिक गठबंधन सारे जो है, दिल का गठबंधन बहुत कम होता है। तो नहीं, मैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन यही तो त्रासदी है कि गठबंधन धर्म, ये शब्द हम क्यों ना बोले आपके चैनल के मार्फत। क्या है कि हमको ये चर्चा करनी चाहिए कि दोनों गठबंधनों में अंदरूनी जो आपसी मतभेद हैं, बताइए जाति जनगणना पर क्या पूरा एनडीए एक है? बताइए, क्या पूरा इंडिया एक है? नहीं है। नायडू तो कह रहे हैं कास्ट सेंसस के लिए। इसी प्रकार से बटोगे कटोगे का एक नया नारा है। क्या पूरा एनडीए एक है? इसलिए मैंने कहा कि एक कुर्सी का गठबंधन है, इसमें फायदा INDIA को जो एडवांटेज मिला था उसको काटने के लिए सही है। ये बहुत सही है कुर्सी के गठबंधन में। लेकिन ये दिल का गठबंधन पे हम आप चर्चा करेंगे ना कि भाई आप इश्यूज के ऊपर आइए, आप नैरेटिव के ऊपर आइए, आप इन चीजों पे आइए कि भैया फ्रीबी है क्या, नहीं है क्या, जाति जनगणना है या नहीं है, बटोगे कटोगे, इस पर क्या सबकी राय है। तो ये हमको इश्यूज वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है कि वन मैन शो से अब मल्टी पार्टी शो में आ गया। तो मल्टी पार्टी शो, तो हमको तो लगता है कि मल्टी पार्टी अगर शो हो तो सत्ता पर नियंत्रण जरूर रहता है। विपक्ष वालों को भी फायदा है, सत्ता वालों को भी शायद फायदा है, यहाँ जनता को तो है। बिल्कुल। अभिज्ञान, ये गठबंधन तो देखने में, गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है और सब एकजुट दिख रहे हैं, लेकिन इस गठबंधन को जारी रख पाना और ये एकजुटता जारी रख पाना कितना मुमकिन होगा आने वाले चुनावों में? नहीं, सब मुमकिन हो जाता है। सत्ता जो है वो एक ऐसी गोंद है, एक ऐसा ग्लू है कि बरसों के तजुर्बे के लोग यहां बैठे हुए हैं और खूब कोएलिशंस चले हैं। और बल्कि कोएलिशंस के चलने के हिसाब से अगर आप आकलन करिए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा पुरानी सरकारों की तुलना में इंडिविजुअली सीटें आई हैं 2024 के चुनाव में। तो सब सत्ता का जुगाड़ होता है, सत्ता का खेल होता है और सब आपस में बैक बर्नर पे रख दिए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का युग देखा मैंने, कैसे बीजेपी ने अपने मुद्दों को बैक बर्नर पे रख दिया। बाद में जब मेजॉरिटी की सरकार आई तो मोदी ने उनको इम्प्लीमेंट करवाया। तो ये सब कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। सत्ता से बड़ी चुंबकीय ताकत कोई नहीं होती। और सही बात है, दिल विल के कोई गठबंधन नहीं होते। वो सतीश ने भी सही पॉइंट आउट किया और आपने भी सही रिएक्ट किया उस पर। तो ये सत्ता का अरेंजमेंट है। बट मैं एक चीज अब आपको यहां इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं अपने तजुर्बे पर, महाराष्ट्र को 2002 से देखने के तजुर्बे के साथ, कि देखिए हरियाणा में बहुत जबरदस्त जीत इन्होंने हासिल की और ओवर कॉन्फिडेंस से कांग्रेस की जीत निकाल के लाए। तो कोई भी क्रेडिट नहीं छीन सकता भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन महाराष्ट्र बिल्कुल अलग बिसात है। महाराष्ट्र राजनीतिक तौर पर हरियाणा से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। महाराष्ट्र में इनके पास लीडरशिप नहीं है। महाराष्ट्र में इनके पास बाहर का अब धोखा देके आया हुआ राजनीतिक व्यक्ति जो है शिंदे, वो इनका चेहरा और इनका मुख्यमंत्री है। जबकि इनका बहुत लंबा इतिहास है महाराष्ट्र में इनके बड़े नेताओं के होने का। महाराष्ट्र का इनका सबसे बड़ा पॉपुलर फेस आज की तारीख में सेंट्रल मिनिस्टर है, वो है नितिन गडकरी। तो महाराष्ट्र की स्थितियां बिल्कुल अलग है। मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं कि वहां हो सकता है कि इनको वाकई असलियत में, दिखावे के तौर पर नहीं, असलियत में गठबंधन के साथियों का सहयोग लेना पड़े, सहारा लेना पड़े, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़े। क्योंकि उधर सामने की अलायंस सेट है, वो पहले से सेट है, वो डिस्टर्ब नहीं है। डिस्टर्ब इनकी अलायंस है क्योंकि इनकी आदत रही है डोमिनेंस की।
अभी तक इनका सिर्फ स्वरूप जो राजनीतिक रहा है वो डोमिनेंस का रहा है। आपके उस पॉइंट से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि ये बहुत पुराना दलील है कि नहीं हमारे पास जब 300 सीटें थी तब भी हमने गठबंधन के साथियों को रखा, ये रिप्रेजेंटेशन था, आपने इसलिए नहीं रखा कि कोई स्वरूप बदल गया था। अब आप असलियत में उस स्वरूप में हूं जहां आपको गठबंधन के साथियों को रखना है, उनकी बात सुननी है। सतीश ने सही कहा, मुद्दों को एड्रेस करना है। महाराष्ट्र कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, रीजन वाइज भी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जा सकता, लेकिन एक एक चप्पा चप्पा महाराष्ट्र का आपको बता सकता हूं। और कास्ट वाइज भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। उसके इतिहास के मुख्यमंत्रियों को देखिए, कांग्रेस के डाउनफॉल को देखिए, शिवसेना के राइज को देखिए। मैं उस सरकार से बिल्कुल यही महाराष्ट्र पहली युति की सरकार बनी थी प्रमोद महाजन के महाराष्ट्र के, जहां शिवसेना सीनियर बहुत अच्छी बात कही, बीजेपी जूनियर पार्टनर थी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि गठबंधन के तो असली अग्नि परीक्षा महाराष्ट्र में होने जा रही है। महाराष्ट्र में गठबंधन की आपसी सहमति बनाना या तालमेल बनाना और फिर उस तालमेल को जमीन पर उतारना बहुत आसान यहाँ पे नहीं होने वाला है। विजय त्रिवेदी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि गठबंधन की इस राजनीति में अगर एनडीए को कुछ सीखना हो इंडी गठबंधन से या फिर कुछ सबक लेना हो तो क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, दोनों गठबंधनों को दोनों से सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर काम करना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए। यदि महाविकास आघाड़ी से महायुति को सीखना है तो सीखना चाहिए कि कांग्रेस किस तरह से एकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे को, जो आज बहुत मजबूत पार्टी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना जो शिंदे साहब है उनके भरोसे चलते हुए, उनकी लीडरशिप में चलते हुए भी उनको दबाकर काम कर रही है। आज शिंदे साहब वहाँ पर चल रहे हैं, शिंदे साहब ने भी प्रधानमंत्री जी को ही अपना हाईकमान मान लिया है, लेकिन वो विधानसभा चुनावों में इतना आसानी से मानने वाले नहीं है। तो एकोमोडेटिव थोड़ा सा होना पड़ेगा कि किस तरह से होगा। और ये गठबंधन का चुनाव है, जातियों का चुनाव है और सीट वाइज सीट जो है ना चुनाव है ये महाराष्ट्र का। हर सीट का एक अलग वो है, इक्वेशन है। वहाँ का इलाका देखें, यदि 6 इलाकों में आप महाराष्ट्र को देखते हैं या जातियों के आधार पर देखें, दलितों के आधार पर देखें, मराठा जो कम्युनिटी है उसके आधार पर देखें, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है और इसमें गठबंधन की जो न्यूआंसेस हैं, बारीकी हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन दे रहे हैं। आप सोचिए ना, देखिए 2 चीज़ें हैं गठबंधन को लेकर अभी बात हुई कि एक तो विचारधारा नहीं है और दूसरा तात्कालिक है। ये एक्चुअली ये दोनों ही तो पहचान है गठबंधन की। विचारधारा एक होगी, लेकिन पार्टी हो जाएगी ना, अलग अलग। विजय, बिल्कुल मेरा ऐसे में सवाल ये उठता है कि ठीक है गठबंधन की यही पहचान है, लेकिन गठबंधन के नाम पर कब तक हम अपने नेताओं की कुर्बानी देते रहे हैं? कुर्बानी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि मुझे याद है जब महाराष्ट्र में गठबंधन बन रहा था तो वहां पे देवेंद्र फडणवीस जी नाराज हो गए कि हम तो सीएम बनने वाले तो नहीं बने, फिर बाद में फोन कॉल्स वगैरह गए तो उप मुख्यमंत्री बन गए वहां पे। तो कब तक शिंदे के नीचे देवेंद्र फडणवीस बने रहेंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा रहेगी। कब तक बिहार में नीतीश कुमार को आगे रखे रहेंगे, भाजपा के नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा रहेगी। तो इस गठबंधन धर्म में अपने हितों की बलि कब तक चढ़ाते रहेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। सज्जन कुमार सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी कारण से आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में जो दुविधा है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि जमीन पे जो एक केमिस्ट्री होती है, अब ये महायुति में समाधान योजना जो मध्य प्रदेश से आपने लिया उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसको घर घर जाके प्रचारित करने का सांगठनिक जो दारोमदार है वो पूरा का पूरा बीजेपी के वर्कर्स पे है। अब वो पूरी अपनी तनमन से नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इसका श्रेय एकनाथ शिंदे लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ से देखिए कि देवेंद्र फडणवीस है, उनको जब आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया उस समय उनका कद कम हुआ जनता की नजर में। वो एक त्याग के तौर पे संगठन में देखा जा सकता है, लेकिन पब्लिक इमेज में एक जो स्ट्रॉन्ग लीडर थे, सक्सेसफुल लीडर जिसको आपने 5 साल होल्ड किया था, उनकी इमेज कमजोर हुई। अब उसके बाद क्या है, लोकसभा में उनकी इमेज और ज्यादा। आज सच्चाई यह है जमीन पे कि देवेंद्र फडणवीस की आज के डेट में वो इमेज नहीं है पब्लिक के बीच में जो हुआ करती थी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि महाराष्ट्र जो है, जैसा कि कहा जाता है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर वाला स्टेट है। तो महायुति के साथ महाविकास
आघाड़ी में भी यही समस्या है, क्योंकि आप शरद पवार और कांग्रेस मिलके उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर नहीं रहे हैं। लोकसभा के समय में जो एक केमिस्ट्री डेवलप हुई थी कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के वोटर्स ने एक दूसरे के कैंडिडेट को बहुत जम के वोट ट्रांसफर किया। क्या यही वोट ट्रांसफर आप वहां भी देखेंगे? इसलिए बिल्कुल सही बात है कि आज के डेट में इस पे मैं महायुति आगे और चलकर शो महाविकास पे आघाड़ी में एक आऊंगा। सीधी लड़ाई तो है, लेकिन एक सज्जन जी, इंटरनल गुल्ला इस पे मैं आगे आऊंगा कि ये जो गठबंधन है वो गठबंधन के तालमेल जमीनी स्तर पे तालमेल कितने हो पाएंगे। लेकिन जब मैं सवाल आपसे पूछ रहा था तो मुझे लगा विजय जी इसका कुछ जवाब देना चाह रहे थे। विजय जी ने कहा वो सवाल सरसरी तौर पर हमें बिल्कुल ठीक लगता है कि कब तक अपने हितों की कुर्बानी दी जाएगी। जो आपने देवेंद्र फडणवीस साहब का कहा, नीतीश कुमार जी का कहा, लेकिन ये तो हम समझ रहे हैं कि हमारे हितों की कुर्बानी हो रही, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने हितों की कुर्बानी दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है? इसके रिपरकशंस देखिए, इसके इफेक्ट्स देखिए। यदि देवेंद्र फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो क्या आपको लगता है एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ आते? डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो वो वहां बन सकते थे शिवसेना के साथ। तो और फिर जो शिवसेना को तोड़ दिया गया, आज शिवसेना बिल्कुल शेकन है उद्धव ठाकरे की, उनकी स्थिति कितनी कमजोर है। ये बड़ा इंटरेस्ट है पार्टी का, छोटा इंटरेस्ट नहीं है। पूरी की